exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। लोग जो ये बात कहते हैं ना कि आत्मा जिसकी शायद से डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू यू पूरी नहीं हो पाती है, तो वो एक शरीर धारण करती है, शरीर को हासिल करती है। आई मीन टू से ये पोजीशन वाला केस कभी आपने एनकाउंटर किया है? आई वंडर कि अभी तक आपने पोजीशन की बात मुझसे करी क्यों नहीं। जब हम बात पैरानॉर्मल की करते हैं तो सबसे पहला ध्यान हमारे दिमाग में यही आता है कि किसी भूत ने किसी शरीर को पकड़ लिया। इज इट सो? हाँ, बट मेरे पूछने का मतलब वही था कि जो पोजीशन की लोग बात करते हैं, भूत प्रेतों की बात करते हैं, बात ये करते हैं किसी आत्मा ने किसी शरीर को पकड़ लिया, जकड़ लिया, फिर इवेंचुअली हालात ऐसे हो गए कि आप जैसे एक्सपर्ट को बुला के एग्जॉर्सिज्म करना पड़ा। तो किसी अगर ऐसे कोई ऐसा केस अगर आप बता पाएं और इजी अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं डायरेक्ट अपने केस की बात बताऊं तो मुझे कुछ खासा याद नहीं है कि कितने केस रहे होंगे, पर मैं केस के बारे में बताना चाहता हूँ। वो केस थोड़ा सा अजीब था मेरे लिए। दरअसल हुआ ये कि मेरी ही एक अपनी दोस्त रात को पार्टी वगैरह करके घर वापस आ रही थी अकेले, और उसके बाद 1 साल तक उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। करीब 1 साल 3 महीने के बाद उनकी मम्मी का मेरे पास फोन आता है और वो कहती हैं कि ये अपने आप को मार रही है, पर मार नहीं पा रही है। मेरे लिए सुनने में थोड़ा अजीब था कि अगर भूत प्रेत होता तो अब तक तो उसे कोई ना कोई तो नुकसान पहुंचा चुका होता। लेकिन जब मैं उसके घर गया तो जिस कमरे में वो थी वो जाली मैंने देखी। वो जाली बिल्कुल साफ थी। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में हर रोज कोई जाता है, उसकी सफाई करता है, पर वो कमरा काफी समय से साफ नहीं हुआ था। कमरे से झांक कर, उस खिड़की से झांक कर जब मैंने अपनी दोस्त को देखा तो उसके सामने सारे पेने हथियार थे, ब्लेड, खंजर, स्क्रू ड्राइवर और न जाने क्या क्या। और जैसे ही मैं खिड़की से झांक रहा हूं, उसने तुरंत ब्लेड उठाया और अपनी नस काटने चली, लेकिन ब्लेड से उसका नस कट नहीं रही। मतलब वो अपनी नस के पास उस ब्लेड को लाकर रोक सी दे रही थी और वो कह रही थी कि मुझे मार डालो, पर कुछ ऐसा था उसके अंदर जो ऐसा होने नहीं दे रहा था। राहुल, मेरे लिए ये बहुत एक अजीब सी चीज थी, कुछ अलग पोजीशन से। कुछ समय के बाद वो सो जाती है और सोते समय बहुत चिल्लाती है। कई वक्त के बाद हम लोगों ने कई सारी चीजें आजमाई, हर तरह से उस पर मंत्रोच्चारण करने की कोशिश करी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई मंत्र काम नहीं आया, शायद मैं उतना कैपेबल नहीं था। उसके बाद मुझे एक जगह पता चली। उस जगह का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, पर वो यूपी में एक जगह स्थित है। अपनी दोस्त को बेहोश करके मैं, उसकी मम्मी, उसकी बहन और मेरे साथ जो मेरे एक पर्सन थे सीनियर, हम सब उस जगह पर चले गए। वो दरअसल एक मज़ार है जहां पर हम लोग गए थे। उस शहर में करीब 4-5 किलोमीटर तक कुछ नहीं था, सिर्फ वो मज़ार थी और आसपास घास या फिर जो भी उनकी खेती थी वो उगी हुई थी। गाड़ी से पहुंचे थे हम लोग। जब हम वहां पहुंचे हैं तो मेरी जो दोस्त है उसका बर्ताव काफी अलग हो गया। उसने अपने दोनों हाथ पीछे बांध दिए, ऐसे जैसे बहुत अदब से वो कुछ करना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, और अपना सर झुकाकर उस मज़ार की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और वहां जाने के बाद बैठ गई। वहां पर एक आप उन्हें हाफिज जी कह लें या पुजारी कह लें या कुछ भी कह लें, वो आए और उन्होंने कहा कि अब इन्हें यहीं छोड़ दो, अब इनकी तालीम यहीं होगी। तो दरअसल वो जो मज़ार थी वहां पर जिन्नातों को तालीम दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, और आपको भी नहीं पता चलेगा कि आसपास के जो लोग हैं वो जिन्नात हैं, क्योंकि वो इंसानों की तरह ही बिहेव करते हैं। आपके आसपास लोग हैं वो जिन हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हो? बिल्कुल। उस मज़ार में आज भी ऐसा ही है। आज भी उनके चेहरों पर एक अलग नूर है। इस बारे में हम बात जरूर करेंगे, मैं करना चाहूंगा, पर मेरी दोस्त की जो मैं बात बता रहा हूं, फिर वो मेरे लिए सोचने का विषय बन गया कि यहां पर आकर ये बैठ क्यों गई। उसके बाद हाफिज जी ने मुझसे कहा कि आज से करीब 1 साल और कुछ महीने पहले, उनको एग्जैक्ट डेट भी याद थी। उन्होंने कहा कि आज से 1 साल 3 महीने पहले शुक्रवार की रात को वो दिल्ली में एक रोड से आ रही थी और उसने शराब की एक बोतल बगल में झाड़ी में फेंकी थी। मैंने कहा कि हो सकता है, तो आम सी बात है कि अगर कोई निकल रहा है, कोई भी ड्रिंक पी रहा है अगर वो, तो उसने फेंक दिया है। पर हाफिज जी ने कहा कि उसे देख कर फेंकना चाहिए।
उसने जहां पर फेंका था वो जगह एक जिन की कब्र थी और वो सीधा जाकर उसकी कब्र से टकराई और उसकी कब्र यानी कि उसका जो घर था वो खराब हो गया, ऐसा उनका कहना था। पर मेन पार्ट ये था कि जब वो ठीक हो गई, एक दिन हम रुके वहां पे, जब वो ठीक हो गई हम वापस आने लगे। उसकी बहन ने बोला कि चलो दीदी अब सब कुछ ठीक हो गया। हम वापस आ गए बड़े खुशी खुशी। 3 महीने बाद उनकी मम्मी का फिर से मेरे पास कॉल आता है और उनकी मम्मी कहती है कि मेरी जो दोस्त है उसकी बहन को वही दिक्कत हो रही है जो उसकी बहन को हो रही थी। थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए, लेकिन वापस जब मैं उस जगह पर गया, उस मज़ार पर गया, तो उस गांव में एंटर करने से पहले बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर जिन्नात बसर करते हैं। वापस लौटते समय या ठीक होकर वापस लौटते समय ये मत कहना कि चलो चलते हैं, जो कि उसकी बहन ने कहा था कि चलो चलते हैं, तो वो जिन्नात उसके साथ हो गया। ओके। तो ये एक पोजीशन था जो मैंने देखा, जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग पोजीशन था। ऐसा शायद आपने भी बहुत कम सुना होगा। मैं तो ये सब चीज़ सुन भी शायद आप ही के साथ रहा हूँ। हर्ष, पहली चीज़ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी दोस्त अभी ठीक हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, यहाँ से 2-3 सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल मैं इससे शुरुआत करूँगा। तो आपने बताया उसको पोजीशन हो गया था जिन का, फिर ऐसी केसेस में आप जैसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और आप लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम आम भाषा में एग्जॉर्सिज्म के नाम से जानते हैं। अर्श, थोड़ा सा अगर आप एग्जॉर्सिज्म के बारे में बात कर सके, मतलब जो मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है एक आत्मा की, वो अपने काम करवाना चाहती है जिस वजह से वो किसी के शरीर में आती है, तो क्या सिंपली आप उसका काम कर दो और वो आत्मा चली जाएगी, या फिर इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट? एक्सॉर्सिज्म की जो प्रोसेस होती है वो पैरानॉर्मल इज पैरानॉर्मल बिकॉज इट इज पैरानॉर्मल, देयर इज नो नॉर्मल, राइट? तो हम इसे आम भाषा के हिसाब से सोचेंगे ही नहीं। जैसे पिछले केस में मैंने आपको बताया कि उसने अनजाने में ये गलती करी कि जिन की कब्र पर वो बोतल फेंक दी, अनजाने में, फिर भी उसको पोजीशन हुआ। बहुत सारे केस आपने ऐसे भी सुने होंगे कि जानबूझकर गलती करी तो पोजीशन हो गया। बहुत सारे केस आपने ऐसे भी सुने होंगे जहां पर किसी ने किसी के लिए कुछ कर दिया तो पोजीशन हो गया। तो पोजीशन होने के लिए या पोजीशन के तरीके एक नहीं लाखों तरीके हैं। डिपेंड करता है कि वो इंसान की विल पावर क्या है, उस इंसान की अपनी चेतना क्या है, अपनी क्षमता क्या है सोचने और समझने की। तो मतलब आप कह रहे हैं अर्श कि हम अपनी विल पावर की मदद से अपने आप को शायद इस जैसी चीजों से बचा भी सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं, क्योंकि आप एक साधु को देखें ना, आप एक साधु को देखें या एक ऐसे इंसान को देखें जो ध्यान करता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप एकाग्र हैं, अगर आप अपनी विल पावर को मजबूत करे हैं, यानी कि आप एकाग्रचित हैं, यानी कि आप कॉन्सेंट्रेट हैं चीजों को लेकर, राइट? आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज वेरी गुड। जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई खंजर मारने आ रहा है तो आप भांप जाएंगे उस चीज को और आप उससे बच जाएंगे। होगा वो तब भी आपके साथ। अगर कोई पोजीशन होना है, आपकी विल पावर मजबूत है, तो आप उससे बच सकते हैं, ये मेरा कहना है। इसमें अर्श, अगर मैं आपसे एक अजीब सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आई एम आस्किंग यू बट इट्स ओके अगर आप इसका जवाब ना देना चाहें तो ये जो एथीस्ट होते हैं, लोग जो कि नास्तिक होते हैं, हाँ जी, अगर देखा जाए कायदे से तो वो उनका तो इन सब चीज़ों में कोई विश्वास भी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर एक नास्तिक आदमी, एक एथीस्ट किसी शमशान के ऐसे एरिया में जाता है और वो टोटली इर्रेवरेंट है वहाँ के माहौल से, तो क्या उसकी विल पावर उसको इस किस्म की चीज़ों से बचा ले जाएगी? राहुल, मेरा एक ये सीधा कहना है, जब भी कोई मुझसे ये बात कहता है, शायद आप आज 20वें-30वें पर्सन होगे जो मुझसे ये बात कह रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जब भी मुझसे कोई एक बात ये कहता है, मैं उससे सिर्फ एक ही सवाल कहता हूं जो मैं आपसे करने वाला हूं कि इंसान की पहली इमोशन क्या है? माँ का प्यार है थी? बिल्कुल नहीं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली इमोशन क्या होती है, उसे पहले क्या लगता है? साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार मैं बताता हूं, मैं पैरानॉर्मल नहीं जा रहा हूं, मैं साइंटिफिक पे जा रहा हूं। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार ऐसा मानना है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली इमोशन होती है डर, और कहा जाता है जो इंसान की सबसे पहली इमोशन होती है वो उसके साथ मरते दम तक रहती है। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि उस इंसान ने अगर इग्नोर किया है उस जगह को तो उसे डर नहीं लगा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बात अलग है। बात यहाँ एक्सेप्टेंस की है।
क्योंकि डर तो इंसान का पहला इमोशन है, वो उसके शरीर से जा ही नहीं सकता। अगर एक एथीस्ट भी है, उसको हाथ में चोट लगती है तो उसको दर्द होता है, दोबारा कभी चाकू उसी जगह पर लगने वाला होता है तो उसे डर होता है। यही एक सीधा सीधा मेरा सिद्धांत है कि शायद जो एथीस्ट है, मैं उसके बारे में कोई बुराई नहीं कहूँगा, कि शायद जो एक एथीस्ट है वो आम इंसानों को आम नज़रिए से देख रहा है, लेकिन ऊर्जाएं भी हैं, ये वो नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा, ये वो नेग्लेक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखें, वो कह रहा है कि ऊर्जाएं नहीं होती हैं, दैट मीन्स वो कह रहा है कि शमशान में ऐसा कुछ नहीं मुझे फील होता है। जी राइट। जी। ऑन दी अदर हैंड वो कह रहा है कि दोबारा अगर चाकू मेरे हाथ पर लगा तो मुझे दर्द होगा और मुझे ये डर है, तो वो भी तो एनर्जीज के बेस पे ही काम कर रहा है। स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी तो एनर्जीज के बेस पे ही बोल रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक एनर्जीज को इग्नोर करके दूसरी एनर्जी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसलिए वो एथिस्ट है? वंस अगेन यू नो, टू अ पर्सन हु इज एज स्केप्टिक एज आई एम, कि अगर आप थोड़ा मुझे ना समझा सकेंगे एक्सोर्सिज्म क्या बेसिकली होता क्या है? सी, अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं भी कोई एग्जॉर्सिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान हूँ, मैं खुद को ऐसा इंसान मानता हूँ जो ऊपर वाले से कनेक्टेड है, जो अगर किसी के लिए प्रेयर करता है, कुछ मांगता है तो वो हो जाता है। ये एक आशीर्वाद है गुरुओं का, ये एक दुआ है एक तरीके की। अगर आप एग्जॉर्सिज्म की प्रॉपर बात करते हैं, पोजेशन के बाद जब हमें मर्ज पता चल जाता है कि आखिरकार उस इंसान को दिक्कत क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि उसके बारे में पता लगाना कि एक्चुअल में क्या हुआ है। और जब हमें पता लग जाता है कि इस पर किसी आत्मा या प्रेतात्मा का साया है, तब हम हीलिंग का एक प्रोसेस करते हैं। इसे एग्जॉर्सिज्म का नाम ना देकर मैं मोस्टली हीलिंग ही बोलता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि एग्जॉर्सिज्म नाम के शब्द को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे तो एग्जॉर्सिज्म अभी अपने आप में बहुत एग्जैजरेटेड चीज़ लगती है, लेकिन फिर हम केस सुनते हैं, लाइक से सपोज एग्जांपल के तौर पे एनाबेल का, बिल्कुल, या हम को पता लगती हैं कुछ जगहें जैसे मेहंदीपुर बालाजी है। जी जी। तो मतलब छक मार के आप मजबूर हो जाते हैं कि इन चीज़ों पे दिमाग लगाएंगे, इन सब जगहों की, इन चीज़ों की रियलिटी क्या है। सो फॉर दैट रीज़न मैं आपसे एक्सॉर्सिज्म के बारे में जानना चाहता था। एक केस था जिसमें आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर आपने सुना होगा, जिस औरत के अंदर लूसीफर की आत्मा आ जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत फेमस केस है, एंड अगर आप थोड़ा सा उस केस के बारे में कैन जस्ट टॉक अबाउट दैट लिटिल बिट। जी बिल्कुल राहुल, उस केस के बारे में शायद इंडिया में हर एक इंसान को पता है। आपने भी उसकी स्टडी करी होगी कहीं ना कहीं न्यूज में तो देखा होगा। और उस केस में एक अलग बात थी। वेदों के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि एक शरीर में 2 से ज्यादा आत्माएं नहीं रह सकती, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी और हमारा शरीर उसको ले नहीं पाएगा, काबू नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो केस था जिसमें एक लड़की के अंदर लूसीफर, जिसे हम किंग बोलते हैं डीमंस का, उसकी आत्मा आ गई थी। ये केस दरअसल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। सही मायने में अगर देखा जाए तो इसकी रियल फुटेज एक बार नेट पर भी लीक हो गई थी, और इसी पर बेस कई सारी पिक्चरें भी बनी हैं, जिसमें से एक जो बहुत एक्यूरेट मूवी बनी है उसका नाम है दी एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, और उस लड़की का नाम था एनालीज मिशेल। ताज्जुब की बात यह है कि उसके शरीर पर पोजेशन हुआ। थोड़े दिन तक तो उसे नकार दिया गया, लेकिन जब ये चीजें बढ़ने लगी पोजेशन के, जैसे मैंने आपको अभी केसेस में बताया कि क्या क्या हो सकता है, जब चीजें ज्यादा बढ़ने लगी तो पादरी लोगों को बुलाया गया जो एग्जॉर्सिज्म करते हैं। एग्जॉर्सिज्म के दौरान वीडियो टेप ऑन करते हैं वो, ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड हो पाए। ऑडियो रिकॉर्डर एक होता है जिसमें जो पास में रख दिया जाता है, ताकि ये सबूत मिल पाए कि जो एग्जॉर्सिज्म कर रहा है वो जेन्युइन एग्जॉर्सिज्म है या एक मेंटल डिसऑर्डर है। जब एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया पहली बार, अच्छा उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस लड़की पर 70 से ज्यादा बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया है। एक बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने में करीबन 7 दिन लगते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने दिन इस पर एग्जॉर्सिज्म किया गया है। और जितने दिन भी एग्जॉर्सिज्म किया गया है, हर बार उसके अंदर से एक डिफरेंट लैंग्वेज में एक आवाज आती थी। कोई जिब्रिश बोल रहा है, कोई हिब्रू लैंग्वेज बोल रहा है, कोई टर्किश बोल रहा है, और
जब गौर करने पर पादरी ने नोटिस किया कि आखिर ये सब क्या है, तो रिकॉर्डर से सुनने में ये समझ में आया कि वो 7 अलग अलग तरह के डीमंस हैं। 7 अलग अलग तरीके के डीमंस हैं उस लड़की के अंदर। अब यहीं पर शायद आपका सवाल ये आ जाए कि एक शरीर में, अभी मैंने बोला कि 2 आत्माएं से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो दरअसल होता ये था कि जब जब उस पर एग्जॉर्सिज्म होता था, वो चीज उस पर से चली जाती थी और एक दूसरी चीज उसके शरीर पर आ जाती थी। तो हर बार, जितनी बार भी एग्जॉर्सिज्म हुआ है, उतनी बार उसके शरीर पर एक नए तरीके के डीमन ने कब्जा किया। और अंत में जब वो अपना नाम लूसीफर बताता है तो सब डर जाते हैं और ये उसका आखिरी समय होता है। मूवी में भी दिखाया गया है और ये रिकॉर्डिंग में भी ये बात है। बहुत साल पहले टेप रिलीज हुआ था, लेकिन फिर उसे गाइडलाइंस की तरफ से डिलीट कर दिया गया। उसमें ये कहा, एनालिस मिशेल ने ये कहा कि मैं मरने की कगार पर थी, मैं मर नहीं पा रही थी, तो मेरे सामने भगवान आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें मेरे साथ जाना है तो चल सकते हो, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरी कहानी दुनिया तक जानी चाहिए, इस वजह से मैं नहीं गई। और ये सारी चीजें जो पादरी ने एग्जॉर्सिज्म किया था, वो पादरी कोर्ट में बैठकर साबित कर रहा था, क्योंकि कोर्ट उसको गुनहगार मानता है इतनी बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए। तो अब इसे आप पैरानॉर्मल तरीके से जोड़े या नॉर्मल, शायद इसमें आप खुद भी कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन झाड़ फूक, काला जादू, वशीकरण, ये सब सच है क्या? और क्या ये लोगों पर असर कर जाता है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, ओनली ऑन 8 ऐप।